हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे यूपी पैट के, हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इस वीडियो में करेंगे ये वाला क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे दोस्तों। 16/10/2022 को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर पूछा गया था वो उसका फर्स्ट पार्ट इस वीडियो में कवर करेंगे 1 से लेकर 25 तक। ऐसे ही करते करते एक पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं, इसको 4 पार्ट में हम कवर करते हैं। इससे पहले बहुत सारे सेट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं यूपी पैट के। अगर आपने वो नहीं देखे, प्लेलिस्ट में जाइए आप, मल्टीपल क्वेश्चन, हजारों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं ये वाला सेट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? तो आप ध्यान रखेंगे, हिंद स्वराज लिखी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा 1909 में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ डैश के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन है। इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे दोस्तों, हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ देश के वन क्षेत्र का विनाश के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन है। ठीक है, किसको ध्यान में रखते हुए? देश के वन क्षेत्र के विनाश को। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? संगाई महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, नवंबर 21 to 30, और ये मनाया जाता है मणिपुर में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? ठीक है, द नेशनल गेम ऑफ द यूएसए इज, यूएसए का जो नेशनल गेम है इसका नाम है, ध्यान रखेंगे आप, बेसबॉल। क्या है दोस्तों? बेसबॉल। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, अब इस क्वेश्चन में 5 से 9 हमें क्या करना है, इस पैसेज को पढ़ना है, उसके बेसिस पे आंसर करना है। पहले हम क्वेश्चन पर, इसको करने का तरीका ये होता है, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, देखिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसको भी माइंड में रखना है आपको, और क्वेश्चन का एक बार पैसेज जल्दी से पढ़ देना है, अच्छे से पढ़ना है पैसेज को, और जल्दी जल्दी आपको आंसर करने हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में पूछता है, निम्नलिखित में आज़ादी से पूर्व के नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? सबसे लॉजिकल आपको बताना है कौन सा आंसर होगा। इससे पहले पढ़ते हैं पैसेज को। पुराने समय में जो लोग देश की सेवा करना चाहते थे वे ही राजनीति में आते थे। ठीक है, देखो पहली लाइन में दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आ गया, आज़ादी से पूर्व नेता अपने व्यक्तिगत स्वार्थों का राजनीति में आते थे, ये गलत है। आज़ादी में पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे, पहली लाइन में दिया हुआ है। लॉजिकल हम ये कह सकते हैं, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, ये नेता येन केन प्राक्रण साम दाम दंड और भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। नेताओं का गंतव्य कौन सा है? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? अब इसके लिए हमें पैसेज को पढ़ना होगा। वे, देखो यहाँ तक पढ़ लिया था, वे राजनीति में आते थे देश की सेवा करने के लिए। उसके बाद वे अपने भविष्य की चिंता छोड़कर देश की निस्वार्थ सेवा में लग जाते थे। आज़ादी की लड़ाई के समय तक लोगों के अंदर सच्चा प्रेम था। बहुत से लोगों ने आज़ादी आंदोलन में जुड़कर सरकारी नौकरी तक छोड़ दी थी, परिवार का सुख त्याग दिया था, और यहाँ तक कि अपने प्राणों का मोह तक छोड़ दिया था। कितने ही सच्चे देशभक्त इस आज़ादी की नींव में समा गए और इतिहास में इनका नाम तक नहीं है। आज भी हमारे देश में अनगिनत नेता हैं जो अलग अलग पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। आवश्यकता पड़ने पर ये लोग तुरंत पार्टी बदलकर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। नेतागिरी का लोभ निस्संदेह मनुष्य को पतित बनाता जा रहा है। सारा देश नेतृत्व की अभिलाषा का शिकार होता जा रहा है। भाषण, गर्जन, तिकड़म और छल के झूठे वायदों और धोखे की कस्मों से सारा सार्वजनिक वातावरण कोलाहलपूर्ण हो गया है। वहीं नेताजी नजर आएंगे, जहाँ देखो वहीं नेताजी नजर आएंगे। लगता यह है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अब नेता बनना चाहता है, भले ही उसका कोई अनुगम करने वाला न हो। देश की सारी सुविधाओं का उपयोग करते हुए ये अपने आप को किसी राजा महाराजा से कम नहीं समझते। विदेश जाकर महंगा इलाज कराते हैं। सत्ता में आने के लिए लंबे लंबे भाषण दिए जाते हैं, गर्जना की जाती है, तिकड़म और छल के झूठे वायदे और धोखे की कस्में खाई जाती हैं, दूसरी पार्टियों पर कीचड़ कीचड़ उछाड़ा जाता है। ये केन प्राकरण साम दाम, देखो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा दोस्तों, यही लाइन थी उसमें क्वेश्चन में, ये केन प्राकरण साम दाम दंड और भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुँच जाते हैं। ऐसे राजनेता देश के युवकों को गलत दिशा दिखाते हैं, परंतु अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने भेजते हैं। ये अच्छी तरह समझते हैं कि मुफ्त की चीज़ों को लालच में जनता उनको वोट दे रही देगी।
दे ही देगी। ये कभी नहीं चाहेंगे कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने। देखो अब आप इसका आंसर कर सकते हो। ये नेता येन करेन प्राकरण साम दाम दंड और भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। नेताओं का गंतव्य कौन सा है? सबसे सही उत्तर तरकीब उत्तर चुनिए। ठीक है, तो दोस्तों उनका जो मेन जो गंतव्य कौन सा है, आप सीधा कह सकते हो अकॉर्डिंग टू पैसेज जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्लभता का फायदा उठाते हैं। सबसे सही उत्तर कौन सा है? दोस्तों सबसे सही उत्तर बताना है। गुंडों को भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर तिकड़म करते हैं, चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त चीज़ें देने का वायदा करते हैं। दोस्तों ये बात कही गई है पैसेज में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पैसेज ये बात इसमें कही गई है पैसेज में। तो अकॉर्डिंग टू पैसेज राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, फ्री की चीज़ें का देने का वादा करते हैं, जिससे लोग वोट देते हैं और उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने। सबसे सही तरकीब कौन सा है? पहला कहता है लोगों के शिक्षित हो जाने पर नेताओं के पास कुछ भी करने योग्य कार्य नहीं बचेगा। लॉजिकली स्ट्रॉन्ग बताना है। ठीक है, हो तो बहुत सारे सकते हैं, लेकिन लॉजिकली जो होगा स्ट्रॉन्ग होगा वही आपको बताना है। दूसरा कहता है शिक्षित लोग अपने वोट की असली कीमत पहचानते और जाति और धर्म के आधार पर बनाए गए नेताओं के समीकरणों को बिगाड़ देते हैं। लोगों के शिक्षित हो जाने पर वोट के लिए किए गए झूठे वायदों को पूरा करने के लिए दबाव डालेंगे। शिक्षित हो जाने पर लोग रोजगार की मांग करेंगे। तो जो लॉजिकली दोस्तों स्ट्रॉन्ग है ये है शिक्षित हो जाने पर लोग क्या करेंगे? रोजगार की मांग करेंगे। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं। सबसे तरकीब उत्तर कौन सा है? पार्टी क्यों बदलते हैं। ठीक है, इसका लॉजिकली बताना है कौन सा स्ट्रॉन्ग है। देश की समस्याओं को हल खोजने के लिए नए नए प्रयास करना, ये तो नहीं है दोस्तों। नई पार्टी के विचारों में मेल खाना, ये भी नहीं है। नेताओं के सिद्धांत एवं पिछली पार्टी के सिद्धांतों का मेल नहीं खाता। स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी को छोड़कर नई पार्टी में, अपने स्वार्थ के लिए दोस्तों। ठीक है, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। ठीक है, ये बात इसमें पैसेज में कही गई थी कि स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी को छोड़कर नई पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, पैसेज टाइप क्वेश्चन है, पैसेज के आधार पे हमें आंसर करना है। पहला है क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला, प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब इसके लिए पैसेज पढ़ते हैं। विचारों का हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व होता है। हम जैसे विचार करते हैं उसी प्रकार की घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। यदि हम उत्साह और आनंद के विचारों में रहते हैं तो जीवन में अच्छी घटनाओं को आकर्षित करने लगते हैं, और इसके प्रति निराशा और चिंता के विचार जीवन में दुर्घटनाओं को अपनी ओर खींचते हैं। दूसरी बात पर विश्वास करने की है। यदि हम स्वयं पर या अपने बनाने वाले पर सच्चा विश्वास करते हैं तो स्थिति अलग होती है, और यदि हम इस जीवन में नकारात्मक सोच बरते रहते हैं तो हमारा जीवन निराशा के अधिकार में भर जाएगा। क्या आपने कभी जीवन में घटने वाली घटनाओं और अपने अंदर की उस समय की मानसिक विचारात्मक स्थिति का अध्ययन किया है? यदि आप आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत हैं तो कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास हैं। इसके विपरीत निराशा, कुंठा, भय और संदेह के साथ लिए गए निर्णय सदैव गलत और सफलता के लिए विपरीत होंगे। हमारे अंदर मनोवेग सर्वदा ही विद्यमान रहते हैं और उन्हीं के कारण हमारी मानसिक स्थिति बदलती रहती है। कुछ मनोवेग जैसे क्रोध, शोक, चिरकालीन ईर्ष्या, गहरी चिंता, भय, निराशा आदि के बावजूद सदा घातक होते हैं और लंबे समय तक इनकी तीव्रता हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से पंगु बना सकती है। आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, शांति, संतुष्टि, विश्वास, आनंद आदि भाव रचनात्मक होते हैं और लंबे समय तक इनके अभ्यास द्वारा निरोगता, समृद्धि और सफलता प्राप्त की जा सकती है। यदि कई वैज्ञानिकों के प्रयोगों द्वारा इन तथ्यों की पुष्टि की है। आज हम यदि इन विचारों पर ध्यान देना शुरू कर दें तो दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। वेदों में परमात्मा से यही प्रार्थना की गई है, आ नो भद्रा कर्तवो यंतु विश्वतः, सभी दिशाओं से नेक विचार मेरी ओर आए। अब इसके आधार पे आपको दोस्तों पूरे पैसेज के आधार पे आपको आंसर करना है। इसके बेस पे प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें
क्या करना चाहिए, पहली लाइन में ये पूछा है पहले क्वेश्चन में। तो देखते हैं लॉजिकली इसका जो स्ट्रोंग है कौन सा है, आंसर होगा हमारा मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूरित रहना चाहिए। देखो दोस्तों ये क्या है, अपने आप में आंसर है ये, ठीक है, स्ट्रोंग है, लेकिन और भी पढ़े नकारात्मक सोच वाले विचारों को चिंतन करना चाहिए, ये गलत है। ईश्वर का लगातार ध्यान और चिंतन करना चाहिए, लेकिन ठीक है, लेकिन ये स्ट्रोंग नहीं है, इसका आंसर नहीं है हमारा, ठीक है। जो अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये इसके लिए स्ट्रोंग नहीं है। निरोगता, समृद्धि और सफलता के विचारों से दूर रहना चाहिए, दूर नहीं रहना चाहिए दोस्तों। अच्छी, हम कह सकते हैं माइंड में अच्छी अच्छी चीज़ें, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, तो ये बात इसमें कही है हमारे मस्तिष्क प्रिय विचारों, ठीक है, अच्छे विचार होने चाहिए, से सदा परिपूरित रहना चाहिए। हमारा मस्तिष्क में अच्छे अच्छे विचार आने चाहिए। जो हम सोचते हैं लाइफ में अक्सर वही हो जाता है, नेगेटिव सोचेंगे तो हम नेगेटिव बन जाएंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो हम पॉजिटिव चीज़ें पॉसिबल कर देते हैं, ठीक है। ये सारा माइंड का खेल है, ये बात इसमें कही है पैसेज में, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है। अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा। दोस्तों पहला स्ट्रोंग है, लेकिन दूसरा शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर, ये बात नहीं है इसमें। 80 में ज्योतिष और अपनी जन्मपत्री दिखाकर, सुबह उठकर चींटियों को आटा खिलाने, ये बात कोई भी नहीं कही गई है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, लॉजिकली अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं। किस वर्ग के सभी भाव दोस्तों कौन से हैं, रचनात्मक हैं, ये आपको बताना है। क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय, निराशा, भाईचारा, कर्तव्यशीलता। आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, संतुष्टि, आत्मविश्वास, ठीक है। ये इसमें सारे के साथ, देखो ईमानदारी की बात नहीं हुई इसमें, और कर्तव्य पालन की, क्रोध की, ये बात नहीं हुई, तो बात किसकी हुई है दोस्तों, जो रचनात्मक भाव है कौन कौन से भाव की बात हुई है, आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, संतुष्टि और आत्मविश्वास की। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है। देखो अंधकार, निराशा और जीवन में अंधकार कब आएगा, पहला कहता है जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं। जब क्या है दोस्तों, हमारे अंदर चिंता, भय, ये चीज़ें, मन में डर है, ठीक है, ये बात इसमें कही गई है, ठीक है, तो हमारे ऊपर उसका वैसा ही इम्पैक्ट पड़ता है, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं। ठीक है, हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं, जब हम क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभावों को आश्रय देते हैं। ये तो गलत है दोस्तों, आश्रय नहीं देते, इनसे माइंड में इनको नहीं रखते, मतलब कि ऐसा होना चाहिए था। जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं, ठीक है, ये राइट आंसर है, ये इसमें बात कही गई है। कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास हम जब होंगे, जब हमारे माइंड में क्या होगा, हमारे दिमाग में आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से हम ओतप्रोत होंगे, वो ऊर्जा हमारे शरीर में भरी होगी। ऑप्शन सेकंड इज राइट। क्वेश्चन नंबर 15 टू 19 अभी डीआई का क्वेश्चन है। निम्न तालिका एक परीक्षा में 7 छात्रों द्वारा अलग अलग 6 विषयों में प्राप्त अंकों को प्रतिशत को दर्शाती है। आंकड़ों को सावधानी पूर्वक पढ़िए एवं प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और पहले में पूछता है, देखो ये मैक्सिमम अंक है और ये परसेंटेज में दिए हैं। अब अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा लगभग औसत अंक कितने हैं। अंग्रेजी में दोस्तों सभी 7 औसत अंक बताने हैं, अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा कितने हैं। तो यहाँ से निकाल सकते हैं अंग्रेजी में, देखो सीधा ये रहा अंग्रेजी वाला सेक्शन, इसको जोड़ो, 5 और 8 13 और 7 20 और 6 26 26 और 9 26 और 9 35 और 8 43 और 8 51 510, तो ये हो गया 5 और 5 10 10 ही हो गया दोस्तों, 520 है। और टोटल 520% और टोटल 7 में है दोस्तों, तो 7 सब्जेक्ट हैं, तो एक में कितने आएंगे, एवरेज कितना होगा, बटे में 7 कर देंगे। अब इतने परसेंट निकालना आपको, टोटल अंक है 120, 120 का 520 बटे 7% निकालना है, तो आप क्या करोगे, परसेंटेज के नाम का 100 बटे में आएगा, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा हमारे पास 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100। तो ठीक है, अब 5 से इसको काटो, 5 से इसको काटेंगे, ये आएगा
5 एकम 5, 0, 5 चौका 20, ठीक है, 104 आएगा। अब ये आएगा हमारे पास 624, 624 को 7 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 624 के 7 से डिवाइड करोगे, ये आएगा 7×8 = 56 बचेगा, मतलब पहले 8 आना चाहिए स्टार्टिंग में फर्स्ट डिजिट, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस विषय में कुल प्राप्त अंक प्रतिशत न्यूनतम है? कुल प्राप्त अंक प्रतिशत न्यूनतम बताना है दोस्तों, कौन से विषय में है इनमें। अब देखो कुल प्राप्त अंक इसको जोड़ोगे, ठीक है, और ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं हम देखेंगे। अंग्रेजी, गणित, इतिहास, हिंदी। अंग्रेजी का तो हमें निकाला है दोस्तों 520/7 है ये वैल्यू, ठीक है, अंग्रेजी का हमने निकाला है। अंग्रेजी, गणित और गणित के बाद इतिहास और हिंदी, ठीक है, इस 4 में जो मैंने टिक किया इनमें दिखाना आपको। इसकी वैल्यू 520/7 है। और गणित की वैल्यू निकालोगे, देखो इसका डाटा बहुत बड़ा लग रहा है दोस्तों, ये तो नहीं हो सकता, इतिहास तो नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम हो सकता है। अब बात रहेगी हिंदी की। अब देखो इसमें देखोगे ये वाली वैल्यू कंपेयर करोगे तो आपको पता है दोस्तों सारी वैल्यू इसमें भी मोस्टली सारी वैल्यू बड़ी हैं, किसमें, इंग्लिश में, तो इंग्लिश भी ज़्यादा आएगा, मैक्सिमम परसेंटेज आएगा जब सबको जोड़ोगे। हिंदी में देखोगे तो हिंदी में और गणित को और हिंदी को कंपेयर करोगे, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 35 है, ठीक है, और यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 65 है, यहाँ पे 90 है फिर, ठीक है, यहाँ पे 70 है, ये वाली वैल्यू भी इससे मैक्सिमम है, ये वाली वैल्यू 60 है। तो इसमें तो हमारे पास गणित में जोड़ लेते हैं, कितना आएगा, 6 और 3 9, 9 और 6 9, 6 3 9 और 6 15 और 7 22 और 5 27, 27 और 8 35 और 6 41, 41 मतलब 410 और 5 5 10 15 20 430 हो गया ये। यहाँ पे वैल्यू 430 है मैथ में, और हिंदी में देखेंगे 8 और 5 13 और 9 22 और 4 26 और 7 33 और 8 33 और 8 दोस्तों 41 और 6 41 और 6 47, 470 वैल्यू ये होगी, ये 470 है, ये 430 है। तो मिनिमम कौन सा है, मिनिमम परसेंटेज किसका होगा, फिर मैथ का होगा। मैथ कैलकुलेट किया हमने, सबसे जोड़ के देखा, ये तो देख जोड़ने की जरूरत नहीं, इंग्लिश और हिस्ट्री तो जोड़ने की जरूरत है ही नहीं थी, क्योंकि ये तो मैक्सिमम दिख रहा है, सारी वैल्यू 90 100 ऐसी है। वैसे ही इंग्लिश में भी मैक्सिमम है, तो मैथ में है 430 और हिंदी में मैंने जोड़ के देखा इसमें 470, तो हिंदी में ये मैथ में क्या है, सबसे मिनिमम परसेंटेज है, ठीक है, तो राइट आंसर होगा गणित, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, ब्रजेश का कुल प्राप्त प्रतिशत लगभग कितना है? ब्रजेश का कुल प्राप्तांक प्रतिशत लगभग कितना है? तो ब्रजेश का दोस्तों चेक करेंगे तो यहाँ जाना पड़ेगा हमें टेबल में, इसको हटा देता हूँ एक बार मैं। ब्रजेश का निकालना आपको कुल प्राप्तांक प्रतिशत अंक कितना है। देखो यहाँ पे ब्रजेश कहाँ है, ये रहा, ठीक है, ये रहा ब्रजेश। यहाँ पे दोस्तों देखोगे कुल प्राप्त अंक प्रतिशत अंक हमें बताना है। देखो पहले क्या है, 80 है, फिर 65 है, फिर 85, फिर 95, ठीक है। तो अब इन सभी को हम निकालेंगे, सभी को जोड़ेंगे, अगर इसका एवरेज निकालते हैं, कुल प्राप्त का हमें बताना है, कुल प्राप्त का प्रतिशत बताना है, परसेंटेज। ब्रजेश का कुल प्राप्त अंक प्रतिशत कितना है, ठीक है, तो सीधा हम डायरेक्ट ही अगर इसको एवरेज को जोड़ेंगे, एवरेज निकाल देते हैं डायरेक्ट ही। 8 और 6 14, 14 और 8 22, 22 और 9 31 और 5 36, 36 और 9 45, 450 तो ये हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट देखो ये लास्ट डिजिट इकाई का अंक जोड़ो, 5 और 5 10, 5 15, 450 प्लस 15 465 हो गया। और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट हैं, तो 6 से इसको भाग करोगे तो ये आएगा 6 7 42, 4 बचेगा, 6 7 42 73 पॉइंट समथिंग, मतलब किसके आसपास है ये, 78 के आसपास है, ये कहेंगे 75 के आसपास है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड। सॉरी, ऑप्शन फर्स्ट। राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन, इस क्वेश्चन में पूछा था तो इसमें बताएंगे, वो गलती से कर दिया मैंने। तो राइट आंसर किसके पास है, 78% के आसपास है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 18, सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? ठीक है, 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी विषयों में। देखो सभी विषयों में दोस्तों 60 अंक या उससे अधिक प्राप्त करने वाले लड़कों की संख्या कितनी है? दोस्तों यहाँ पे तो अंकित की तो नहीं होगी, यहाँ 35 है, ब्रजेश की नहीं होगी, चिराग की है, देखो 60 है, मिनिमम 60 या 60 है या 60 से ज़्यादा है, तो चिराग हो गया। इसकी दिव्यास की यहाँ 40 है, ये नहीं लेंगे, दिव्येश नहीं लेंगे, एहान नहीं लेंगे, एहान की 50 आ गई यहाँ पे। फारूक की दोस्तों यहाँ 40 आ गई, ये नहीं लेंगे। एक गौतम की है, देखो गौतम की वैल्यू 60 है या उससे अधिक है, एक गौतम हो गया, एक चिराग हो गया, टोटल छात्र हो गए हमारे पास 2। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, 2 छात्र। कौन कौन? चिराग और गौतम। क्वेश्चन नंबर 19, सभी 6 विषयों में एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं? ठीक है, एहान ने दोस्तों सभी विषयों में कितने अंक प्राप्त किए टोटल, ये आपको बताना है। निकालते हैं, चलिए इसको। एहान के अब करने का तरीका यही होगा, एहान का सारे विषयों में आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा इसमें। ठीक है, ये रहा एहान, ये रहा। तो पहले है दोस्तों, पहले 150 में से 90% अंक प्राप्त किए, तो 150 का 90%, तो 15 गुना 9 हो जाएगा सीधा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। फिर दूसरा, यहाँ 130 का 50%, तो सीधा ये 65 हो जाएगा दोस्तों। 130 का 50% कितना होगा? 65 होगा। ये हो गया, ये हो गया। अब 90% 120 का दोस्तों 90% निकालना है, 10% 12, 90% होगा 12 निम्मा 108। 100 का 60%, तो ये सीधा 60 ही हो जाएगा। ठीक है, 15 निम्मा 135, ये 135 था, ये 60 हो गया। उसके बाद यहाँ 60 का 70% दोस्तों, तो ये हो जाएगा 42। 60 का 70% निकालेंगे 42, और 40 का 80% निकालोगे, 40 का 80% हमारे पास हो जाएगा कितना? 40 का 80% मतलब कि 4/5, 32 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए सबको। ठीक है, ये जोड़ दीजिए इसको, 135 और 65 दोस्तों कितना होगा? 200। 200 प्लस 108, 308, 308, 368, 368 प्लस 42 हमारे पास 410 प्लस 32, 442, तो होना चाहिए टोटल 442। 442, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 to 24, ये भी डीआई का क्वेश्चन है। निम्न तालिकाओं को सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पूर्व के वर्षों में कंपनी एक्स द्वारा निर्मित हजारों में 5 प्रकार की कारों ABCDE की संख्या आंकड़े को नीचे दिया गया है। हजारों में, ठीक है, 5 प्रकार की कारें हैं। तो आपको बताना पिछले वर्षों में किस प्रकार की कारों के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई। सतत का मतलब दोस्तों लगातार वृद्धि होनी चाहिए। देखो एक कार में यहाँ पे इंक्रीज होगा, इंक्रीज फिर डिक्रीज हो गया, लगातार हर बारी इंक्रीज होना चाहिए। जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इंक्रीज होना चाहिए। देखो 200 से 220, फिर 215 घट गया, ये भी नहीं है। 125, 228, फिर 212 घट गया, ये भी नहीं है। ठीक है, तो ए बी चेक कर लिया हमने, डी चेक कर लिया, तो इनमें से कोई भी नहीं, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 21, वर्ष 2016 में 2021 के दौरान कंपनी एक्स द्वारा निर्मित कारों में किस प्रकार की कार की संख्या अधिकतम है। ठीक है, 2016 और 21 में दोस्तों एक्स द्वारा निर्मित कारों में किस प्रकार की कार की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, 2016 और 21 में देखो 2016 में एक ही है 230, और नेक्स्ट ईयर है 17 में 2, ये सारी जोड़नी है आपको। ठीक है, सारी जोड़नी है। देखो एक ऑप्शन ए उठाऊंगा मैं, ई उठाऊंगा, बी उठाऊंगा, डी उठाऊंगा। देखो दोस्तों ए का आंकड़ा बहुत बड़ा लग रहा है, सारी 200 प्लस वाली संख्याएं हैं। बी में देखोगे इससे ए से कम है, क्योंकि 250, 260 इसमें बी में कम है। ठीक है, ए से कम है,
ई में भी देखोगे दोस्तों ए से कम है, तो डायरेक्ट हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 4 ए की जो संख्या आएगी 16 से 21 के दौरान जोड़ोगे तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू देगा ये ऐड करने के बाद, आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 22, वर्ष 2016 में 21 तक कार ए के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितनी प्रतिशत की थी? 2016 से 21 तक कार ए के उत्पादन में दोस्तों, ठीक है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट बता सकते हो 16 से 21 तक आपको देखना है। 16 से 21, 16 में था 230 और 21 में है 255, तो इंक्रीज कितने का हुआ? तो आप कहेंगे कितने का इंक्रीज हुआ दोस्तों? यहाँ पे 255 में से 230 गए, तो यहाँ हमारे पास आएगा 25, ठीक है। 25 का इंक्रीज है कितने के पीछे? 230 के पीछे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। अब देखो इससे ये कैंसिल, 250/23 करोगे आप तो ये आएगा 10 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 223 गुना 10 करोगे 230 होता है, ठीक है। उसके बाद 10 पे जाएगा, इसको लिखेंगे 250, देखो ये 250 है, 250 230 है बटे में, तो इसको लिख सकते हैं 230/230, सॉरी 23 प्लस 20/23, तो ये बनेगा 250। तो ये तो वैल्यू देगा 10 पॉइंट समथिंग आएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 23, वर्ष 2016 में कार ई का उत्पादन वर्ष 2019 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत था? ठीक है, 2016 में ई का उत्पादन, 2016 में ई का उत्पादन दोस्तों, तो यह 2016, तो ई का उत्पादन है कितना? 115। 2019 में बी का उत्पादन, बी में दोस्तों बी का उत्पादन कितना था? 19 में, ये रहा बी का उत्पादन है 215, ठीक है। तो ये 215 का कितना परसेंट है यही आपको बताना है, इंटू में 100 साथ में परसेंट है। 23, 5 पे काटूंगा 23 आएगा, 5 पे काटूंगा 5 चौका 20, 5 3 15, 43 आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 43 आएगा, 23/43। तो ये किसके बराबर होगा? या देखो अगर इसको मान लेते हैं 2300 को भाग करोगे 43 से, तो ये आएगा हमारे पास। देखो ऑप्शन भी सारे ज़्यादा पास भी नहीं है, तो भाग कर लो डायरेक्ट। तो कितने पे जाएगा? पहले जाएगा ये 5 चौका 20 होता है, 5 3 15, तो 5 पे जाएगा, तो 5 पे करेंगे 23 पंजा, 5 3 15, एक कैरी 5 चौका 20 की 215 आएगा, 5 पे किया बचेगा 15, फिर तेरे, ठीक है। पहले 5 आएगा, कहने का मतलब एक ही ऑप्शन है जिसमें स्टार्टिंग में 5 है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, वर्ष 2018 से 2021 के दौरान कार डी के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई? 2018 से 21 के दौरान कार डी के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की क्या है दोस्तों? कमी हुई 2018 से 21। देखो ये रहा डी, 18 में वैल्यू थी 230, कितनी थी? 230, और 21 में वैल्यू है 220, तो कमी कितनी की आई? 10 की, किसके पीछे? 230 के पीछे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, तो ये आएगा दोस्तों, इससे ये कैंसिल, 100/23 आएगा, 23 चौके 92 होता है, तो मतलब 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ऑप्शन होगा फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्या आएगा? 4 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 to 29, ठीक है, इसमें हम कर लेते हैं क्योंकि डीआई का क्वेश्चन है ये भी। निम्न पाई चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन में किए गए खर्च का प्रतिशत विवरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और प्रश्न पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और 25 में पूछता है, पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 रुपये है तो पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए गए कागज की लागत क्या है? देखो यहाँ पे जो मार्क प्राइस है दोस्तों, अगर सीपी 5 है, लागत मूल्य 5 है, तो एमपी कितना है? 6 है। अब 6 यूनिट की वैल्यू दे दी इसने 160, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? आप कहेंगे 160/6 आएगी, 160/6। और 5 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी 16 पंजे 80, 800/6 मतलब कि 400/3 आएगी किसकी?
5 यूनिट की वैल्यू मतलब कि सीपी लागत मूल्य है। अब कागज़ में बताना है, कागज़ पे कितना खर्च हुआ इसका 30%, तो इसका 30% मतलब कि इसका 3/10 निकाल दोगे, 3 से 3 कैंसिल, 0 से 0, तो ये आएगा 40। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, यदि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया और उसकी परिवहन लागत की राशि 80,500 रुपये है, तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए ताकि प्रकाशक 25% लाभ अर्जित कर सके। अब हमें देखो क्लू पॉइंट क्या है क्वेश्चन का, परिवहन की लागत दी है दोस्तों 80,500, और परिवहन यहाँ पे कितना है, परिवहन पे जो लागत है 5%, 5% की वैल्यू 80,500 है, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, बटे में करेंगे इसके 5, 5 पे काटेंगे 16, 5 1, ये आएगा ऐसे 16,100, और 100% की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 100% की मतलब कि कुल लागत कितनी आएगी, इसका मतलब कुल सभी पे मिला के टोटल लागत कितनी है, 100 से गुना कर देंगे, और ये है जो मूल्य किसका, 5200 प्रतियों का, ठीक है, प्रतियों का मतलब कॉपी का, तो एक का कितना आएगा, ये आएगा। अब इस पे कमाना आपको कितना प्रॉफिट, 25%, तो 25% प्रॉफिट कमाने के लिए इसको कितने बेचेंगे, इसका 1/4 होती है, इसका 5/4 में बेचेंगे, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है। देखो 0 से 2 0 कैंसिल, अब इसको काटेंगे आगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और इसको काटते हैं 4 पे, या आप ऐसा करो 52 चौका आप डायरेक्ट इसको काटोगे, 5 0 0 5 0 0, 5 एकम 5, 5 छिका 30, 3 कैरी, 5 एकम 5 है 3 8, कितना आएगा 80,500, और बटे में है 52 गुना 4। अब इसको 4 पे काट दो, पहले 4 पे काटेंगे 25 आएगा, ठीक है, 25 की गुना कर दो 805 से, तो ये आएगा 25 0 0, 25 पंजा 125, 12 कैरी, तो 2 लिखेंगे 1 कैरी, 25 अट्ठा 201, 201 बटे में है दोस्तों 52, तो ये आएगा हमारे पास 52 तिये, ठीक है। अब इसको मैं भाग कर देता हूँ, दो सौ एक 25, 52 से भाग करोगे इसको, 52 तिये, 52 चौका तो नहीं जाएगा, 52 3 पे जाएगा, 52 तिये 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 156, 11 में से 5 गए, या सीधा करो, ये 44 और 1 45 बचेगा 45, 2 उतारेंगे, ठीक है, तो ये जाएगा कितने पे, फिर जाएगा हमारे पास 10 पे तो करेंगे तो 520 आएगा, ठीक है, 520 आएगा, तो ये जाएगा 9 पे भी नहीं जाएगा, 9 पे ज़्यादा आएगा इससे, 8 पे जाएगा, कितने पे जाएगा दोस्तों 8 पे, 8 दूनी 16, एक कैरी, 8 पंजे 40 और 1 41, 416 आया, मतलब 38 आएगा स्टार्टिंग में, 38 इसमें भी है, इसमें ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब यहाँ से इसको माइनस करो, तो ये आएगा 16, हम माइनस करेंगे 34 और 2 36, अब फिर 5 उतारेंगे तो फिर जाएगा हमारे पास ये, ठीक है। अब देखो अब ये 7 पे जाएगा या फिर 5 पे जाएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन में ही है। अगर मैं 7 पे करता हूँ, 7 कितने, 7 पे करते हैं 7 दूनी 14, एक कैरी 7 पंजे 35, 1 36, तो ये जाता है दोस्तों 7 पे, तो इसका मतलब राइट आंसर कौन सा होगा, 387 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, पुस्तक की रॉयल्टी उसकी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। पुस्तक की जो रॉयल्टी है, रॉयल्टी दोस्तों कहाँ पे रॉयल्टी, ये रहा रॉयल्टी 20% है, उसकी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम, मुद्रण लागत 25% है, तो 20 है जो 25 से, ये 20% है, ये 25% है, ये 20 25 से कितना कम है, 5 कम है 25 के पीछे, ठीक है, तो काटेंगे 1/5 आएगा, 1/5 इक्वल टू वट, आपको पता ही होगा 1/5 जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे 20% कम है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को 20,600 रुपये मुद्रण लागत के रूप में देना होता है, तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी के लिए कितनी रकम देनी पड़ेगी।
दोस्तों मुद्रण क्या है, 25% की वैल्यू 20,600 है, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, बटे में 25, बताने किसकी है, 20% की। ठीक है, तो 20% की वैल्यू आप यहाँ से निकाल दो सीधा, 20 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एक तो ये तरीका है, या आप ऐसे करो, 25% की वैल्यू ये थी, 20 की निकालनी है आपको, तो सीधा आप 5% की वैल्यू निकालो। तो 25 से एक 5 नीचे चला जाएगा। ठीक है, 5% की वैल्यू ये आएगी, तो 4 से दोनों तरफ गुना कर दो। ठीक है, ये भी तरीका था निकालने का। तो इसी को लिख सकते हैं 10/2, 2 गुना ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 8 से गुना करेंगे इसकी 206 की, 800, 8×6 = 48, 4, 8×2 = 16, तो ये आएगा 16,480। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड सेक्टर का केंद्रीय कोण कितना है। संवर्धन लागत पे बताना आपको कितना कोण है। दोस्तों संवर्धन लागत है हमारे पास, ये है 5%। तो आपको पता है 100% 360 डिग्री के बराबर होता है, तो 1% की वैल्यू बटे में 100 आएगा। तो 5% की निकालनी है, 5 से गुना कर देंगे, तो 5 पे काटूंगा 20 आएगा, 0 से 0, 36 को 2 पे काटोगे क्या आएगा, 18 डिग्री। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।